तो तीसरा जो पॉइंट हुआ कि अशक्तता के मूल्यांकन के लिए माता पिता की अनुमति प्रदान कर लेना। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर यदि हम किसी बालक के बारे में कोई भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो इस बात का कि उनके पेरेंट्स से हम एक बार मिल के एक राय मशवरा जरूर कर लें। नहीं तो कभी कभी स्थिति हो सकता है कि आपने बिना परमिशन के और आप उस पर अगर कुछ रिसर्च या अपना एनालिसिस करने के लिए जो भी आपने डेटा कलेक्शन किया तो हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। तो इसलिए इसमें तीसरी पॉइंट जो है कि जब भी हम इस किसी का मूल्यांकन करेंगे तो उसके कम से कम पेरेंट्स का, माता पिता का हम एक उनकी पूर्व अनुमति ले लेंगे कि हम आपके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके विद्यार्थी में लर्निंग डिसेबिलिटी है या स्लो लर्नर है, तो मैं उन कारणों का पता लगाना चाहता हूं कि किन कारणों से विद्यार्थी स्लो लर्नर हो गया या उसको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में उसको या नए तथ्यों को सीखने में उसको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार के उस पे हम लोग क्या करेंगे कि एक उनके माँ बाप से मिलकर और हम उन पे एक उनसे परमिशन ले लेंगे और यदि उनकी परमिशन अगर है तब तो हम उस पे कार्य करेंगे और यदि उनका परमिशन नहीं है तो फिर हम किसी दूसरे साधनों का सहारा लेकर हम उस पे कार्य स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपका मैं सोचता हूँ कि दूसरी और क्या हो सकता है, मैं एक वो बात आगे आएगी लेकिन फिर भी एक मैं बात बताते हुए और मैं सोच रहा हूँ कि मैं उस पर आगे उस पर बढ़ूँ कि दूसरी कौन सी ऐसी स्थिति बनेगी। तो जैसे कि परमिशन मान लें कि नहीं मिला तो हम क्या फिर भी अगर हम क्योंकि बच्चे के हित में है तो बच्चे के हित के लिए हम दूसरा और क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर विद्यालय में वह बच्चा आपके यहाँ स्टडी करने के लिए आया, जब उसका नामांकन हुआ तो नामांकन के समय कुछ ज़रूरी सूचनाएं रिकॉर्ड रखी जाती हैं और आप लोग जितने अंतराल में उस बच्चे को देखे होंगे तो निश्चित रूप से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी। तो वो पहले सर्वप्रथम हम उन इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करें जो उसके एडमिशन के समय और या उसके क्लास में जो भी उसके क्लास के समय और उसके जो भी उसके व्यवहार या अन्य जो भी इसके रिकॉर्ड होंगे उस रिकॉर्ड को हम लोग क्या करें एक इकट्ठा कर लें। तो एक ये पहला हो गया। दूसरा ये होता है कि यदि विद्यार्थी सामान्यतः अगर आपके विद्यालय में आने से पूर्व और किसी विद्यालय में उसकी प्राइमरी एजुकेशन या जहाँ तक वो पढ़ के आपके विद्यालय में जिस कक्षा मान लें कि आपकी कक्षा में वो 8वीं कक्षा में आया तो 7वीं तक का रिकॉर्ड कहीं और होगा और 5वीं कक्षा में भी अगर आपके पास आया तो 4थी तक का रिकॉर्ड होगा। अगर दूसरी कक्षा से तो नीचे तो खैर अभी उस समय तो उतनी समझ में बातें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो आपको पिछले जो विद्यालय का जो रिकॉर्ड होगा आप वहाँ से कुछ रिकॉर्ड को इकट्ठा कर सकते हैं और आपके पास देखिए अभी 2 जगह का मैंने हो गया, 2 जगह का रिकॉर्ड इकट्ठा हो गया तो आप वहाँ पर और भी रिकॉर्ड मिल जाते हैं। ठीक है, तीसरा रिकॉर्ड कहाँ से हम ले तो कोई भी विद्यार्थी उसके घर के जो आसपास के जो उसका जो इन्वायरमेंट होता है, जो उसके जो पड़ोसी होते हैं, तो वहाँ से आपको एक सामान्यतः डेटा आपको बहुत अच्छा वहाँ से इकट्ठा हो जाएगा। चौथा आपको और डेटा मिल सकता है जिसे कि अगर उनके जो भी निकट के सगे संबंधी होंगे तो वहाँ से भी आपको कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन डेटा के रूप में वहाँ से भी इकट्ठी हो सकती है। 5वीं इन्फॉर्मेशन आपको जो उनके दोस्त होंगे, विद्यार्थी के निश्चित रूप से
बहुत कोई क्लोज फ्रेंड होता है, तो वहाँ से भी आपको बहुत सी जानकारियाँ मिल सकती हैं कि क्योंकि विद्यार्थी जो दोस्त होता है उसके प्रत्येक गतिविधि को जानता है, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं या उस समय नहीं थे, बाद में हो गए, कि विद्यार्थी के अंदर सीखने की अक्षमता प्रत्यक्षदर्शी हो रही है। तो वहाँ से भी आपको कुछ इकट्ठा डेटा मिल सकता है। सातवां डेटा, जैसे कि विद्यार्थी की जो फैमिलियर जो डॉक्टर्स होते हैं, तो वहाँ से भी आपको वो डेटा मिल सकता है, क्योंकि कोई ना कोई घर डॉक्टर के पास, तो सामान्य बात है, डॉक्टर के पास लोग जाते होंगे, तो डॉक्टर वो पेशेंट को जानते हैं, डॉक्टर के पास इतनी ज्ञान और समझ होती है कि उनके बारे में पता होता है। तो वहाँ से आपको बहुत महत्वपूर्ण डेटा मिल सकते हैं कि विद्यार्थी को कोई जन्म के समय कोई डिजीज़ थी, या कुपोषण का शिकार था, या पारिवारिक ऐसी स्थिति थी, या बाद में कुछ ऐसी कोई परिघटना घट गई, या कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई शॉक हो गया, सदमा जिसको बोलते हैं, सदमा लग गया, या हो सकता है कि विद्यार्थी आगे चल के भी, बहुत से विद्यार्थी शुरू में बहुत तेज होते हैं, आगे पिछड़ जाते हैं। क्या कारण होता है? उन कारणों का, जैसे कि स्टोरी के रूप में तो मैं बात को बताऊं तो समझ में आ जाएगी, लेकिन कारणों का सही एनालिसिस करना ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यहाँ पर किसी की जिंदगी और का प्रश्न है, और किसी के बारे में गलत अवधारणा बनाना या गलत प्रिडिक्ट करना, ये एक प्रकार से अपराध जैसा होगा। तो आपको यहाँ से डेटा मिल सकता है, और भी डेटा आपको मिल जाएगा। जैसे कि अब तो शहरों में अगर जो बच्चा हो, तो वहाँ पे लोग पार्कों में जाते हैं, म्यूज़ियम में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो वहाँ से भी उनके जो बहुत निकट की जो जहाँ पे वो परचेज करते हैं, जो उनके निकट की जो दुकानें होती हैं, जो फैमिलियर नहीं होता है, कुछ बहुत क्लोज डेटा, आपको इतने रिसोर्स हो सकते हैं आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, जो आपको जो डेटा इकट्ठा करने के लिए। और उनके बहुत से ऐसे होते हैं जो होम ट्यूटर होते हैं, जो होम ट्यूटर होते हैं उनसे बहुत कुछ आपको सूचनाएं मिल सकती हैं यदि प्रयास किया जाए, और उसके बाद अगर उस पर अगर एनालिसिस किया जाएगा तो निश्चित रूप से परिणाम काफ़ी सार्थक और अच्छा परिणाम आएगा। तो मैंने इतने सोर्स बताए, लगभग 10 सोर्स मैंने आपको बताया, और भी बहुत सोर्स हो सकते हैं। जितना इसमें आपको तमाम प्रकार के जो सूचनाएं आप चाहते हैं वही यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी। तो और भी अगर इसमें, जैसे कि अगर आपको कुछ बहुत स्पेशल या बहुत डीपली आप इतना आपके पास अगर मिल रहा है समय और आपके पास उतना अटेंशन, तो और भी आपके जो डेटा हो सकते हैं। जैसे बालक की जहाँ पे डिलीवरी होती है, ये पता लगा लीजिए, घर पे तो अब तो सामान्यतः न के बराबर है, तो हॉस्पिटलों में जो बच्चे होते हैं तो वहाँ पे आपको जो डेटा मिलेगा वो काफ़ी ऑथेंटिक होगा। तो वहाँ से भी आपको सब इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो सकती है, और काफ़ी ऑथेंटिक होंगी ये सब सूचनाएं। तो हम इस बात पे इतना सब करके भी आप बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्य को हम लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आपके पास अब क्या हो गया, अब आपके पास डेटा इकट्ठा हो गया, अब उन डेटा को आप बहुत अच्छे तरीके से उसको एनालिसिस कर लीजिए। तो एनालिसिस करने के बाद आप एक निश्चित रूप से एक जनरलाइजेशन करके आप एक पर्टिकुलर रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं कि विद्यार्थी, अब जो कारण रहा हो, तो जैसे कि अगर जो भी, जैसे कि मैं एक आध कारण पे जैसे आता है कि बहुत से विद्यार्थी की जो माता पिता या उनके और उसके मतलब उनकी पीढ़ियों में अगर इस प्रकार की बातें अगर थीं, तो बाई जेनेटिकली ऐसी बातें आ जाती हैं।
बहुत से ऐसे विद्यार्थी आईआईटी के एक मैं इसे जानता हूँ कि उनके पिताजी थोड़े से दिमाग से कुछ उनको आगे चल के प्रॉब्लम हुई थी, और लड़का काफ़ी मेरिटोरियस रहा, और आईआईटी करने के बाद और रिजल्ट आने के बाद आईआईटी टॉप किया, और फिर बाद में पता चला कि मतलब दिमाग जैसे पागल जैसी एक्टिविटी उनकी हो गई, और लोग बताए कि दिमाग फेल हो गया है। तो लगभग 10 वर्ष तक वो घटना मैं निकट का है तो मैं जानता हूँ। तो इस प्रकार की भी जो जेनेटिकली मैं यहाँ पे था कि भाई जेनेटिक प्रॉब्लम भी कभी कभी इस प्रकार की बाधा उत्पन्न करते हैं। दूसरा कभी कभी ये भी होता है कि जो शिक्षक अगर कोई पढ़ा रहा हो और अचानक उसकी ट्रांसफ़र या पोस्टिंग हो जाए दूसरे जगह पे, और वो विद्यार्थी को ठीक ठीक तरीके से अगर समझ गए हों, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे भी उस प्रकार की समस्या या प्रॉब्लम हो जाती है कि वो सर थे तो जब पढ़ाते थे तो लड़का बहुत अच्छा नंबर लाता था, उसकी एक्टिविटी बहुत अच्छी थी, और ये जो दूसरे सर आए हैं इस पे मूवी भी बनी है और इसका प्रभाव पड़ता है तो विद्यार्थी वहाँ से प्रभावित हो सकता है। ये सब चीज़ें ये जानने बहुत ये बात है। दूसरा कभी कभी इन्वायरमेंट भी कोई फैक्टर, विद्यालय का इन्वायरमेंट कोई फैक्टर है, या कभी कभी कोई साथी उसको चिढ़ाते हों, बालक उसमें ध्यान न दे पाता हो, या अचानक से उसकी संगत कुछ और हो गई, या कोई और भी कोई स्ट्रेस कुछ ऐसा हो गया हो, तो इस बातों को अगर हम एक डेटा के साथ में, और वो डेटा के अब ऑथेंटिक होना चाहिए, और केवल आप कलीग से पूछ लिए और कलीग के आधार पे अपने वो कर दे कि भाई हमने कलीग से पूछा 20-10-15 लोग जो भी थे और आपने डेटा तैयार कर दिया, तो वो निश्चित रूप से उसका परिणाम सफल नहीं आएगा। आप कम से कम एरिया, जितने एरिया को बढ़ाइए, डेटा कम एक एरिया में पर्टिकुलर डेटा कम आए तो वो चल जाएगा, लेकिन एरिया अगर ज़्यादा होगा, जैसे उसके साथी, उसके दोस्त मित्र, उसके घर वाले, उसके डॉक्टर्स, उसके क्लोज फ्रेंड, उसके वो जहाँ जहाँ पे वो जाता रहा है, जहाँ पे वो पढ़ा है, उसके जो टीचर जो पढ़ाए हैं, जिस टीचर से उसका ज़्यादा लगाव रहा हो, जिस टीचर से उसका थोड़ा सा मनमुटाव रहा हो, तो ये सारे प्रकार के अगर डेटा अगर इकट्ठा करके एक एनालिसिस करेंगे तब आपको ये जाके ये बातें निकल के आएंगी। तो आप सामान्यतः स्लो लर्नर में या अधिगम असमर्थी वाले में अगर डिजीज से वो पीड़ित नहीं है तो आप ये पाएंगे कि बहुत से विद्यार्थी बहुत अच्छा करते थे, आगे चल के उनकी परफॉर्मेंस खराब हो गई। लेकिन यदि शिक्षक अगर यहाँ पे इस दायित्व को अगर लेके और इस पे अगर कार्य करे तो आप यही आप पाएंगे, सामान्यतः आप यही पाएंगे कि कुछ परिस्थितिवश लड़का का रिजल्ट प्रभावित हो रहा है। अगर वो परिस्थिति को बदल दिया जाए तो आप पाएंगे कि विद्यार्थी में आमूलचूल परिवर्तन आ गया। और अगला पॉइंट है कि उन्हें समझाना कि मूल्यांकन करना क्यों आवश्यक है। किसको? विद्यार्थी को और पेरेंट्स को। कभी कभी विद्यालय को भी, विद्यालय मतलब विद्यालय को, सहपाठी को, प्रिंसिपल को भी बताना ये भी जरूरी है कि उसका मूल्यांकन करना क्यों आवश्यक है। मैंने अब तक जितनी भी बातें बताई उसमें कहीं ना कहीं अगर आप बातों को ठीक से सुनेंगे तो आप इस बात को अपने से बता सकते हैं कि मूल्यांकन करना क्यों आवश्यक है। किसी भी विद्यार्थी को सिर्फ हम इसलिए अलग नहीं कर सकते हैं कि वो स्लो लर्नर है, सीख नहीं रहा है, उसकी एकाग्रता नहीं हो पा रही है, बीपीडी की प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लम हो, तो उस पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो विद्यार्थी है, वो राष्ट्र की धरोहर है, उसके अंदर भी कुछ पोटेंशियल है, एबिलिटी है, क्वालिटी है। उस क्वालिटी को हमें उसको सजाना और संवारना है जिससे कि वो अपना भी विकास कर सके और उसका जब विकास, उसी के विकास से समाज और देश का विकास होता है। तो इसलिए भी मूल्यांकन जरूरी है। और दूसरा इसलिए भी मूल्यांकन जरूरी है कि कहीं वो गलत रास्ते पर न चला जाए, कहीं वो दूसरे के लिए या घर परिवार के लिए बोझ न बन जाए। तो इसलिए भी उसका मूल्यांकन आवश्यक है। और मूल्यांकन
एक मानवता के हित के लिए भी आवश्यक है, विद्यालय की अपनी जिम्मेदारियों के लिए भी आवश्यक है, उसके घर परिवार समाज के लिए भी आवश्यक है। तो एक उसका मूल्यांकन और हमारे लिए भी आवश्यक है, क्योंकि एक जिस विद्यार्थी को मैं पढ़ाऊं, जिस विद्यार्थी को शिक्षक पढ़ाए और उसका विद्यार्थी बहुत अच्छा न सीख पाए तो शिक्षक को दुख होता है। तो इस प्रकार के इन्वायरमेंट को बनाया जाए जिसमें कि विद्यार्थी अपना विकास के जो रास्ते हैं उसको तय कर सके। और इस विद्यार्थी को भी, जैसे कभी कभी होता क्या है कि हम विद्यार्थी को, जैसे कि आप उसको विद्यार्थी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि हम लोग जब रिसर्च करते थे तो उन रिसर्चों में ये बात आती है कि भाई लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो कोऑपरेट जब नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे ये बात आवश्यक हो जाती है कि हम उनको बताएं कि ये रिसर्च क्यों आवश्यक है। अगर इस रिसर्च को न किया जाए तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से ही है। अगला जो आपका होगा वो अनुमानित अशक्तता की स्थिति का निर्णय करना। अनुमानित अशक्तता के निर्णय की स्थिति, कितनी अच्छी इसमें ये बात आई है। मैं यही बात बताने का मैं प्रयास कर रहा था। मेरे अब तक जो भी बताने का मेरे जो मूल था वो यही था कि उसकी अशक्तता की हम लोग वास्तविक स्थिति को जान सकें। ये इसको लोग बोलते हैं कि वैज्ञानिकता बोलने से वैज्ञानिकता नहीं बनती है। वैज्ञानिकता एक स्टेप बाय स्टेप ये चरणबद्ध प्रक्रिया है कि विकलांगता वो अधिगम असमर्थी है तो कितना प्रतिशत वो अधिगम असमर्थी है। इस स्थिति का पता लगाने के लिए हम जितना भी अभी मैं बता रहा था, जितना मैं प्रयास कर रहा था, वो प्रयास उस पर आपका रहेगा कि कितना परसेंट उसको ये प्रॉब्लम है कि वो अधिगम असमर्थी है। और ये एक शिक्षक ही इस बात को पता लगा सकता है। डॉक्टर्स लगा सकते हैं क्योंकि उनके पास उस प्रकार के नॉलेज होता है, उनके पास उस प्रकार के संसाधन होते हैं। लेकिन शिक्षक के पास उतने संसाधन नहीं होते हैं। लेकिन विद्यार्थी शिक्षक के संपर्क में ज़्यादा होता है, उस आधार पर वो उसका पता लगा सकता है। लेकिन शिक्षक यहाँ पर निष्पक्ष हो। शिक्षक में दूरदर्शिता हो, विद्यार्थी के हित के बारे में जब सोचने वाला होगा शिक्षक, वही कर पाएगा। अन्यथा उसका और भी परिणाम खराब हो सकता है। अगला है उपलब्ध विशेषज्ञों से परामर्श करना। ये हम यहाँ पे ये हमारा जो आप लोग बार बार इसमें रिमेडी जो पूछी जाती थी, इसकी ये रिमेडी हो जाएगी कि जो भी हमारे पास हमारे संपर्क में जो उसका इलाज कर सकते हैं, उसमें गाइडेंस कर सकते हैं, हम ऐसे विशेषज्ञ लोगों के पास हम खुद सलाह लें और विद्यार्थी को ले जाके, किसी भी प्रकार से विद्यार्थी को ले जाके हम उनसे सलाह परामर्श करें। विद्यालय में बहुत से बच्चे आते हैं, बहुत से पेरेंट्स डॉक्टर्स होते हैं, तो हम उनकी सेवा ले सकते हैं, हम उनकी हेल्प मांग सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस प्रकार की बातें हम उपलब्ध विशेषज्ञ और समय समय पर जो समाज सेवकों, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा समय समय पर ये लगाए जाते हैं कैंप वगैरह, तो वहाँ भी हम बच्चे को ले जाकर। और एक तो सबसे महत्वपूर्ण है कि अब तो राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों की टीम और विशेष तौर से एनजीओज की टीम हर विद्यालयों में साल में कभी कभी आती ही है। इसलिए एक पॉइंट आया था कि नियमित शिक्षक, तो जब टीम आएगी और उनको वो जांच करने के लिए आते हैं कि विद्यार्थी में वो अपनी डेटा भी इकट्ठा करने के लिए, और कभी कभी तो सरकार की ऐसी पॉलिसी होती है कि विद्यार्थियों के, जैसे कि अभी कृमि वाला चल रहा है, अल्बेंडाजोल की जो टैबलेट खिलाई जाती है, आंखों की आई टेस्ट जो होती है, तो ये सभी ये बातें उस समय ऐसी टीम भी आती है, तो उनसे भी आप सलाह परामर्श लें और उनको अगर रिपोर्ट अगर हम बताते हैं तो वो निश्चित रूप से फिर आगे निकाय संस्थानों को, सरकारों को इस बातों को बताते हैं और फिर वहाँ से विद्यार्थी की सहायता हो सकती है।
अगला है आवश्यक मूल्यांकन किस प्रकार से हो यह निर्धारित करना। देखिए, अगर कोई बालक किसी प्रकार की समस्या से, ये प्रॉब्लम ही है, से अगर ग्रसित है तो उसके लिए वो सामान्य नहीं है। उसके लिए हमें अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा, हमें उसकी मूल्यांकन प्रविधियों को अपनी चेंज करना पड़ेगा, उसका असेसमेंट करने की विधियों को चेंज करना पड़ेगा, उसकी प्रक्रियाओं में थोड़ा सा आप अपने हिसाब से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। तब हम जाके इस पे और मतलब बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और आपका सबसे लास्ट में है मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञों के पास भेजना। ये आप सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन ये लास्ट है, लिस्ट नहीं है। टीचर की भी एक अपनी सीमा है। टीचर कोई डॉक्टर नहीं है और ना ही वो कोई भगवान है, हाँ, लेकिन वो भूमिका अदा कर सकता है। अगर इस प्रकार के है तो पेरेंट्स को बुला के उसको सुझाव बताया जाए कि आपके विद्यार्थी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है और उसको इस डॉक्टर के पास ले जाइए, यहाँ पे विशेषज्ञ से आप इसको मिलिए, आप बहुत हद तक प्राप्त कर सकते हैं। आपके भी जीवन में अनुभव रहे होंगे कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे रहे कि उनको उस स्थिति में छोड़ दिया गया होता तो वो आज कहाँ से कहाँ होते, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन उचित सलाह और उचित परामर्श और उचित डॉक्टर्स या विशेषज्ञ के पास जाने से अंगुलियों की गिनतियों पे मैं कई केस में जानता हूं कि वहां पे पूरी जिंदगी बदल गई है। आप लोग भी अगर न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं तो वहां से आप लोग यहाँ पे आप लोगों का एक वर्क हो जाएगा कि आप लोग उसमें उन चीज़ों को आप लोग एक कटिंग कीजिए और कलेक्शन कीजिए उन चीज़ों का, और एक वही फाइल बना, आपकी यही असाइनमेंट हो जाएगी। आप लोग इस पे बहुत अच्छा बेहतर कर सकते हैं। प्रयास करने की बात है। पिछली बार मैंने ये बात जब कही थी तो सर ये बहाने वाले हैं तो बहाने करते रहे, लेकिन लगभग मुझे याद है कि 5-6 लड़की इतनी अच्छी फाइल कि मैं तो स्वयं में दंग रह गया था कि उसकी फाइल को देख के यूं लगा कि उसने 1-2 पेपर को इतनी बारीकी से वो स्टडी की है कि वो पूरी जितनी भी इंक्लूसिव और उससे संबंधित जितनी भी बातें होती हैं सारी पेपर में कटिंग्स में, और उतना बढ़िया कि मैं अब कभी जब समय ये बदलेगा तो फिर फाइल होगी, स्टोर रूम में रखी गई होगी, मैं दिखाऊंगा वो फाइल। तो यहाँ पे आप लोग भी ये इस प्रकार के प्रयास करेंगे तो आप लोगों के अपने अनुभव होंगे, और जो आप लोगों के अपने अनुभव होंगे वो काफ़ी बेहतर अनुभव होंगे। तो मैं आज हम लोग विकलांगता की पहचान के लिए परामर्श देना, जो आज हम लोग जो टॉपिक था कि विकलांगता की पहचान के लिए परामर्श देना, तो इसको मैं समाप्त करने से पहले मैं इसको रिवाइज कर दूं कि इसमें क्या क्या है। तो एक प्रत्याशित विकलांग बच्चा माता पिता के अवलोकन पर आधारित, प्राथमिक विद्यालय स्तर के नियमित अध्यापक, मूल्यांकन करने के लिए माता पिता की सहमति, उन्हें समझाना कि मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, बच्चे के अवलोकन रिकॉर्डों की सावधानी पूर्वक समीक्षा, अनुमानित अशक्तता की स्थिति का निर्णय करना और उपलब्ध विशेषज्ञों से परामर्श करना, और आवश्यक मूल्यांकन किस प्रकार हो का निर्धारण करना, और लास्ट मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञों के पास ले जाना। तो आज हम लोग इन सभी बिंदुओं पर चर्चा किए, और मैं ये समझता हूँ कि जो भी ये लगभग 9-10 बिंदु रहे, और जो मैंने स्टेप्स बताए कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग एक प्रयास करें। एक प्रकार की ये भी एक फाइल आप लोग बना लीजिए जैसे मैं बताया हूँ स्टेप्स को, और ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और निश्चित रूप से एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण तो है होगा ही, लेकिन आपको एक सफल टीचर बनाने के लिए ये बातें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। इसी आशा और विश्वास के साथ कि पुनः हम लोग एक नए जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।